आज का लेक्चर डीएनए एक्सट्रैक्शन यूजिंग फिनोल क्लोरोफॉर्म मेथड फ्रॉम बैक्टीरिया। तो डीएनए की एक्सट्रैक्शन जो है वो आज तो हम बैक्टीरिया से पढ़ेंगे। बैक्टीरिया में भी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के हवाले से थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, और इसके अलावा प्रोकैरियोट्स के अलावा यूकैरियोटिक डीएनए भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो उसका मेथड जो है वो नेक्स्ट किसी लेक्चर में हम देखेंगे। तो अगेन कुछ बेसिक स्टेप तो सेम होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वेरिएशन होती है, वो फिर हम उस रेलिवेंट लेक्चर में देखेंगे कि डीएनए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया कैसे डिफरेंट है फ्रॉम डीएनए एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सम एनिमल टिश्यू। ठीक है, तो इस मेथड को जैसे कि टाइटल में लिखा है फिनोल क्लोरोफॉर्म मेथड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर फिनोल और क्लोरोफॉर्म ये दो पहले केमिकल हैं, सॉल्वेंट हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं जो यूज होते हैं। इनका एक स्पेसिफिक पर्पस है, वो जिधर इनका वो यूज आएगा फिर मैं आपको बताऊंगा। तो इसी वजह से इस डीएनए एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसीजर है उसका नाम है फिनोल क्लोरोफॉर्म मेथड। तो होपफुली आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा ये जो लेक्चर नोट्स हैं। ठीक है, अगर नहीं आ रहा तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो इसमें शुरू में हमने देखना है कि इस प्रोसीजर में कौन से मटेरियल, केमिकल या रिएजेंट यूज होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटीनेज के, फिर राइबोन्यूक्लिएजेज, फिनोल, एसडीएस जिसे सोडियम डोडिसाइल सल्फेट कहते हैं, फिर क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल अल्कोहल, दोनों को एक खास तनासब में मिक्स करके एक केमिकल मिलता है कमर्शियली, और फिर कुछ बफर्स हैं। ठीक है, तो प्रोटीनेज के क्यों यूज हो रहा है इसमें? क्योंकि हमने जो बैक्टीरिया का सेल है उसको हमने उसके सेल को डिसरप्ट करके उसमें से हमने डीएनए भी निकलेगा, प्रोटीन भी निकलेंगी, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत सारे कहने जो भी होती है कंपोजिशन साइटोप्लाज्म की। तो उसमें से हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है। तो हमें डीएनए चाहिए, तो बाकी जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिग्रेड करने के लिए हम स्पेसिफिक केमिकल्स और रिएजेंट एंजाइम यूज करते हैं। तो प्रोटीन को डिग्रेड करने के लिए हम प्रोटीनेज के एक एंजाइम है, नाम से जाहिर है प्रोटीनेज मीन प्रोटीन को डिग्रेड करने वाला एंजाइम। प्रोटीनेज के इसकी खास कंसंट्रेशन जैसे 10 मिलीग्राम पर एमएल बना ली जाती है, और मोस्टली जो कह लें सॉल्वेंट होते हैं वो ट्रिस ईडीटी एक कह लें होता है बफर, उसके अंदर वो कह लें बना लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद राइबोन्यूक्लिएजेज चाहिए हमें, और इसकी दो टाइप्स हैं, राइबोन्यूक्लिएज या आरएनएज ए, और दूसरा होता है आरएनएज T1। ठीक है, ये दो आरएनएज हैं, दोनों की स्पेसिफिक कंसंट्रेशन बना ली जाती है। आरएनएज T1 की 200 माइक्रोग्राम पर एमएल, आरएनएज ए की 1 ml 10 मिलीग्राम आरएनएज ऑर्डर्ड पर एमएल ऑफ आरएनएज बफर। ठीक है, या बफर ये नीचे मैंने ये आरएनएज बफर क्या है वो नीचे ये इसकी कंपोजिशन दी हुई है। ठीक है तो अब आरएनएज जो है ये काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग किस्म का, पावरफुल किस्म का है एंजाइम, और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हम बॉयल करते हैं, हीट करते हैं तो 15 मिनट के लिए। उसके बाद क्या होता है कि इस टेम्परेचर पर हीट करने के बाद उसके अंदर से डीएनए एक्टिविटी खत्म हो जाती है, यानी कि वो डीएनए को डैमेज नहीं करेगा। अगर नहीं हीट करेंगे तो वो फिर डीएनए को भी डैमेज करेगा, और हमने डीएनए ही आइसोलेट करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो फिर एंड में कोई फायदा नहीं उसका। ठीक है, तो इसलिए हीट कर लेते हैं। तो समझ लें कि इतने हाई टेम्परेचर पर हीट करने के बाद भी उसके अंदर जो आरएनएज एक्टिविटी है वो रहती है, और डीएनए एक्टिविटी खत्म हो जाती है। फिर फिनोल एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ये ऐसे प्योर फॉर्म में यूज नहीं करते उसको, एक बफर है जिसको कहते हैं बफर बी। ये बफर बी है, ये नीचे इसकी कंपोजिशन दी हुई है। तो बफर बी के साथ मिक्स करके फिनोल को कह देते हैं इक्विलिब्रेट कर लेते हैं। ठीक है, वो उसकी जो एक केमिकल उसमें कुछ चेंज आ जाती है। ठीक है, उसके बाद वो फिर इस पर्पज के लिए यूजफुल होता है। तो हमेशा फिनोल जो है वो इस बफर के साथ इक्विलिब्रेट करके मिक्स करके यूज होता है। फिर आ जाता है एसडीएस, सोडियम डोडिसाइल। तो ये
पाउडर फॉर्म में होता है, ये डिटर्जेंट है, ठीक है, ऐसे समझ जैसे सर्फ एक्सेल है। तो ये डिटर्जेंट जो है इसकी आप खास अमाउंट रख लें, फर्ज के 25 ग्राम इन 100 ml बनाएंगे तो इसको हम 25% सोल्यूशन कर देंगे। तो फिर क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल अल्कोहल, ये दोनों सॉल्वेंट खास रेशो में मिक्स करके बना लिए जाते हैं। और ये जो बफर हैं इनके नाम अभी से ज़रा देख लें, क्योंकि आगे मैंने प्रोसीजर जब पढ़ाना है तो फिर इनके नाम बार बार रिपीट होने हैं। तो एक बफर है TES, ट्रिस, EDTA, सेलाइन। तो सेलाइन सोडियम क्लोराइड है, E फ्रॉम EDTA, और ट्रिस जो है ये एक अल्कलाइन कह लें केमिकल है। जिस तरह सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ऐसे ही ट्रिस भी एक केमिकल है। तो TES की ये कंपोजिशन है। बफर बी जिसके साथ फिनोल को इक्विलिब्रेट करते हैं, वो भी उसके अंदर भी ट्रिस है, EDTA भी है, सोडियम क्लोराइड भी है, लेकिन जरा कंपोजिशन में थोड़ी बहुत वेरिएशन है। TE, ट्रिस EDTA बफर, ठीक है, इसके अंदर अगेन ट्रिस भी है और EDTA है, लेकिन सेलाइन नहीं है। इसका एक खास मकसद है, खास टाइम पे ये यूज होगा, अगेन जब मेथड पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। फिर RNase बफर, उसके अंदर अगेन ट्रिस है, सोडियम क्लोराइड है, लेकिन कंपोजिशन थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। ये इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो अगेन मैं उसी पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। होपफुली आपको स्क्रीन नज़र आ रही होगी। तो ये मैंने आपको मटेरियल जो रिक्वायर्ड हैं वो सारे मैंने बता दिया आपको। इसके बाद आप जो मेथड है, ये नोट्स आपको मिलेंगे, तो इससे आप ये स्टेप बाय स्टेप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं इसको एक इमेज की फॉर्म में मेरे पास है इमेज, उधर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेप जो है ये सेम ही है उधर जो लिखे हुए हैं, तो पिक्चर से आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी, ठीक है। तो आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक DNA फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ठीक है, यानी ऐसे बैक्टीरिया जिनकी सेल वाल होती है, स्ट्रॉन्ग सेल वाल होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन वाले। नोट्स में माइकोप्लाज्मा का लिखा हुआ है, तो माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया जिसकी सेल वाल नहीं होती, ठीक है, तो वो उससे DNA एक्सट्रैक्शन रिलेटिवली इजी है एज कंपेयर टू वो बैक्टीरिया जैसे इकोलाई जिसकी सेल वाल होती है। तो इसलिए ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो एनीवे स्टार्ट कहाँ से करते हैं हम, कि आपके पास एक बैक्टीरिया का कल्चर होना चाहिए लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अगर लिक्विड नहीं है तो वो कॉलोनीज भी हो सकती हैं, लेकिन उनको आपने जरा ज़्यादा अमाउंट में ग्रो करना पड़ता है आपको। तो बैक्टीरिया का कल्चर हो आपके पास ओवरनाइट, उसमें से आपने 300 माइक्रोलीटर कल्चर लेना है और उसको ऐड कर देना है एक फाल्कन ट्यूब जिसके अंदर आपने अप्रोप्रिएट बैक्टीरियल मीडियम ऐड किया हो, ठीक है। ये अप्रोप्रिएट मीडियम कौन सा हो सकता है, ये न्यूट्रिएंट ब्रॉथ जनरल पर्पस मीडिया है वो भी हो सकता है, और स्पेसिफिकली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में LB मीडियम होता है जिसे लोरिया बर्टोनाई मीडिया कहते हैं, LB मीडियम। तो ये आप इसको यही समझिए ये LB है या न्यूट्रिएंट ब्रॉथ है। तो 30 ml LB मीडियम बैक्टीरियल मीडियम लिक्विड मीडियम के अंदर आपने 300 माइक्रोलीटर बैक्टीरिया का फ्रेश कल्चर ओवरनाइट ऐड कर देना है। इसके बाद फिर इंक्यूबेट करेंगे जो होता है बैक्टीरियल इंक्यूबेटर, और तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। तो 18 घंटे जब बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो नंबर ऑफ सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उसके बाद आपने सेंट्रीफ्यूज करना है 7000 G वैल्यू पे 10 मिनट के लिए। तो क्या होगा, बैक्टीरिया की ऐसे नीचे पैलेट बन जाएगी। तो पैलेट जब बन जाएगी तो ऊपर वाला जो है उसको डिस्कार्ड भी कर सकते हैं, और फिर उसके अंदर ये 5 ml आप जो है लाइसिस बफर, ठीक है। लाइसिस बफर क्या होता है, जस्ट एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर लाइसिस करने के लिए थोड़ी बहुत बैक्टीरिया की वो उसके अंदर SDS ऐड किया होता है, बाकी वो ट्रेस EDTA वही कुछ ही होते हैं जो शुरू में मैंने बताए। तो एनीवे लाइसिस बफर ऐड कर दें पैलेट के ऊपर, या फिर वो सोल्यूशन भी साथ हो और उसके अंदर ऐड कर दें, दोनों तरीकों से ठीक है। तो मकसद सिर्फ यह है कि पैलेट जो है वो जो नीचे सेंट्रीफ्यूज किया है वो ज़रा मिक्सअप हो जाए और लाइसिस हो जाए सेल की थोड़ी बहुत, ठीक है। वाटर बाथ पे रख देते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और तकरीबन 2 घंटे के लिए उसे इंक्यूबेट करते हैं। तो उसके बाद क्या करना है कि इस ट्यूब के अंदर, इसको हम स्पेसिफिकली फाल्कन ट्यूब कहते हैं, तो इस फाल्कन ट्यूब में आपने तकरीबन 500 माइक्रोलीटर ऐड करना है 10% SDS, यानी 10 ग्राम SDS को आप तकरीबन 90 ml उसमें पानी डाल दें तो वो बन जाएगा 10%, ठीक है। 10% SDS का 500 माइक्रोलीटर और 100 माइक्रोलीटर ऑफ
25 मिलीग्राम पर ml प्रोटीनेज के, ये जो शुरू में बता के हैं प्रोटीनेज के, वो आपने 100 माइक्रोलीटर और एसडीएस के अंदर ऐड करेंगे। तो एसडीएस क्या करेगा, बैक्टीरिया के जो तमाम सेल हैं उनको, उसकी सेल वाल को डैमेज करेगा, उससे डीएनए, प्रोटीन, लिपिड और जो भी उसके साइटोप्लाज्म में होता है वो रिलीज होके इस सस्पेंशन में आ जाएगा। ठीक है, जो तो इस स्टेप पे, वाटर बाथ पे इंक्यूबेशन के बाद आपने 500 माइक्रोलीटर एसडीएस ऐड कर देना है और 100 माइक्रोलीटर प्रोटीनेज ऐड करना है उसके अंदर, और मिक्सिंग करने के बाद उसको आपने इंक्यूबेट कर देना है 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और टेम्परेचर होगा यानी कि 55 पहले वाले से डिफरेंट है, टेम्परेचर ज़्यादा है। ठीक है, तो इस दौरान जो है वो एसडीएस और प्रोटीनेज अपना काम करेंगे, सेल को डिग्रेड करेंगे, प्रोटीन को डैमेज करेंगे, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसी सोल्यूशन के अंदर ऐड कर देना है 2 ml ऑफ 5 मोलर यानी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग किस्म का सोडियम क्लोराइड का की करें सोल्यूशन बना के 2 ml ऐड कर देना है, और तकरीबन 6 ml क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल अल्कोहल ऐड कर देना उसके अंदर। तो ये दोनों क्या करेंगे कि इतनी ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन के अंदर जब ये दोनों सोल्यूशन ऐड करेंगे तो क्या होगा कि डीएनए जो है ना वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, डीएनए यानी कि पहले सॉल्युबल होगा वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो और बाकी क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल अल्कोहल जो है ये प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, डीएनए को बाकी लिपिड वगैरह जो है उनसे डिटैच कर देते हैं। अगेन सेंट्रीफ्यूज करेंगे जब इतनी कंसंट्रेशन सॉरी जो स्पीड पे, तो 2 लेयर बन जानी है। इस लेयर बनने को हम लोग हम कहते हैं फेज सेपरेशन, 2 फेजेस बन जाना। ऊपर वाली फेज को कह देते हैं एक्वस फेज, नीचे वाली को कहते हैं ऑर्गेनिक फेज। तो एक्वस फेज में क्या क्या होता है एक्वस फेज में क्या होता है कि डीएनए डीएनए सॉल्युबल फॉर्म में तकरीबन अब एक्वस फेज में होता है, और ऑर्गेनिक फेज में प्रोटीन हो सकती हैं, लिपिड वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, तो हमें डीएनए चाहिए तो हम ये ऊपर वाली एक्वस फेज है उसको रिमूव करके एक फ्रेश ट्यूब में ऐड कर देते हैं, बाकी को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, और जिस ट्यूब के अंदर आपने एक्वस फेज डाली है उसके अंदर आप ऐड कर देंगे फर्दर 1 वॉल्यूम ऑफ 100% आइसोप्रोपानोल। ये अगेन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। जितना ये एक्वस फेज होगी सोल्यूशन उतना ही आपने आइसोप्रोपानोल ऐड करना है, और ये आइसोप्रोपानोल क्या करता है, डीएनए को प्रेसिपिटेट कर देता है उसको। पहले सॉल्युबल होगा इसके अंदर एक्वस फेज में, इधर ये ऐसे ही आपको थ्रेड से नजर आ रहे हैं, थ्रेड की फॉर्म में ये नजर आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप ये जो ट्यूब है इसको सेंट्रीफ्यूज करें, और सेंट्रीफ्यूज करके भी ये डीएनए नीचे आप पैलेट की फॉर्म में बैठा सकते हैं, या अगर बाकायदा आपको थ्रेड नजर आ रहे हैं तो फिर आप ऐसे ये एक ना हुक की शक्ल में बना लेते हैं, रॉड, ग्लास रॉड को, उसकी हुक जो लेके उसको डीएनए को ऐसे पकड़ के आप उठा भी सकते हैं, इधर से डीएनए की हुक से उठा के इसको आप एप एंड डाउन ट्यूब में ऐड कर दें। ठीक है, और उसके बाद उसके अंदर आप ऐड कर दें तकरीबन 600 माइक्रोलीटर टीई बफर। ठीक है, ये डीएनए को डिजॉल्व करने के लिए बफर होता है। तो आप समझ लीजिए एप एंड डाउन ट्यूब है, इसके अंदर ये जो डीएनए था ये डिजॉल्व हो गया टीई बफर में। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने टीई बफर सैचुरेटेड फिनोल, टीई बफर सैचुरेटेड फिनोल शुरू में हमने पढ़े डिफरेंट कंपाउंड, तो ये फिनोल का यूज इधर है कि जब डीएनए ऐसे प्योर फॉर्म में आ गया तो उसके अंदर टीई बफर सैचुरेटेड फिनोल ऐड कर देना है। कितना, 1 वॉल्यूम, जितना ये है उतना ही टीई बफर सैचुरेटेड फिनोल ऐड कर देना है, उसको मिक्स कर लें, और उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करें। सेंट्रीफ्यूज करेंगे अगेन 2 लेयर बन जाएंगी, ऊपर एक्वस लेयर, नीचे ऑर्गेनिक लेयर। ऑर्गेनिक लेयर में क्या है, ये फिनोल, और ऊपर वाली लेयर में लिक्विड के अंदर होगा डीएनए सॉल्युबल फॉर्म में। तो आपने ऊपर वाली लेयर केयरफुली पाइपेट की मदद से उठा लेनी है, और जो है कह लें उसको आपने क्या करना है, सॉरी, इस स्टेप पे आपने फिनोल ऐड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप पे आपने 1 वॉल्यूम उसके अंदर
क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल अल्कोहल भी ऐड करनी, दोनों का काम एक जैसे ही है, लेकिन अगेन ये प्योरिटी को बढ़ा देते हैं। फिनोल ऐड कर दें 1 वॉल्यूम, फिर 1 वॉल्यूम क्लोरोफॉर्म आइसोमाइल अल्कोहल ऐड कर दें। तो उसके बाद आप सेंट्रीफ्यूज जब करेंगे तो ऊपर एक्वस फेज, नीचे ऑर्गेनिक फेज बन जाएगी, ठीक है। और आपको आर्गेज वाली फेज चाहिए होती है जिसके अंदर डीएनए होता है। तो समझे इधर से आपने ट्रांसफर द अपर फेज टू ए न्यू ट्यूब, तो ये आपके पास डीएनए कंटेनिंग सॉल्यूशन आ गया। उसके अंदर आपने क्या करना है, ऐड कर देनी है 3 मोलर जो सोडियम एसीटेट है उसका तकरीबन 50 माइक्रोलीटर, और 2 वॉल्यूम्स चिल्ड 100% एथानॉल इसके अंदर ऐड करने हैं। ये क्यों ऐड करने हैं 100% एथानॉल, और वो भी चिल्ड, और 3 मोलर सोडियम एसीटेट, कि ये अगेन डीएनए को प्रेसिपिटेट कर दे, ठीक है। तो वो प्रेसिपिटेट इस तरह करके नजर आएंगे आपको जब आप इसके अंदर ये सोडियम एसीटेट और एथेनॉल ऐड कर देंगे, तो इस तरह ये प्रेसिपिटेट नजर आएंगे। इसको आप फर्दर -70 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख दें कुछ टाइम के लिए, 1 आवर के लिए। उसके बाद उसको आपने कर देना है स्पिन, यानी सेंट्रीफ्यूज कर देना है इतनी स्पीड पर, और ये आपको डीएनए जो है ऐसे नीचे अगेन पैलेट की फॉर्म में नजर आएगा। तो अब ये बाकी जितना भी ये सोल्यूशन है इसके अंदर, जो कि बेसिकली एथेनॉल ही है और थोड़ा बहुत ये साल्ट होगा, तो वो आपने रिमूव कर देना है, और डीएनए की जो पैलेट ऐसे एक उसको एयर ड्राई कर लेना है, ठीक है। तो एयर ड्राई करने के बाद आपने उसके अंदर तकरीबन 50 से 100 माइक्रोलीटर टीई बफर, ट्रिस ईडीटीए बफर ऐड करना है, और उसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप रख देंगे। तो ये टी बफर क्या करेगा, इस डीएनए को, ये जो आप प्योर फॉर्म में डीएनए आ गया है सारे प्रोसीजर करके, उसको डिजॉल्व कर देगा, ठीक है। ईडीटीए जो होता है ये डीएनए को डिग्रेड होने से भी बचाता है, उसकी करें इसकी इंटेग्रिटी मेंटेन रखता है। तो ये जो टी बफर है मोस्टली डीएनए को डिजॉल्व करने के लिए यूज होता है, क्योंकि पानी के अंदर, प्योर लिक्विड के अंदर या वाटर के अंदर जो डीएनए है उसकी सॉल्युबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए ये टीई बफर यूज होते हैं। तो इस तरह ये समझिए एप एंड डाउन ट्यूब के अंदर आपका प्योर डीएनए मौजूद है। तो होपफुली ये जो मैंने प्रोसीजर एक्सप्लेन किया आपको समझ आ गई होगी। ये जो ये जो लेक्चर है इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा था, तो ये मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, एक मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर। तो अगर किसी को कोई फॉलो नहीं कर सका तो वो दोबारा उधर से जाके ये वीडियो देख भी सकता है। तो होपफुली इसकी रिकॉर्डिंग सही हो गई होगी। और मजीद ये कि ये जो स्टेप मैंने बताए हैं सारे शुरू से लेके एंड तक, ये वही स्टेप हैं जो ये वर्ड की जो फाइल है होपफुली आपको ये नज़र आ रही होगी। ये जो इसमें 1 से लेके तकरीबन 25 तक स्टेप हैं, ये वही हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। तो ये आप इसको नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, वीडियो भी शेयर कर दूंगा, तो होपफुली आप इसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर एनिमल टिश्यू से डीएनए कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।